सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। और बुआ जी आज तो बहुत खास दिन है। खास दिन खास दिन है आज। तो सबको बधाई दे देते हैं। पहले तो ये कि सखी सहेली में आप जुड़ गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके संग संग जो दिवस हैं, जिनके लिए दिवस है उनके लिए भी, और जिनकी वजह से ये दिवस मनाया जा रहा है और उनकी वजह से हम जो सुरक्षित हैं, तो हम सबको बधाई। बिल्कुल है ना। और आज जिस दिवस की बात हम कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस जी, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। ये दोनों दिवस आज हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। गर्मियां जब आती हैं तो ज्यादा अग्नि का जो है ना प्रकोप ज्यादा समझ में आता है और दिखाई भी देता है। बहुत सारे कारण हैं उसके, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन घूमते घूमते भी तो रहेंगे ना। बिल्कुल, हम घूमने चलेंगे, सरहिंद जाएंगे जो कि पंजाब का एक शहर है और बहुत ही महत्व है इस शहर के। हाँ। तो वो हम वहाँ घूमने जाएंगे। और महत्व तो भाई देखो परीक्षाओं का भी बहुत है। हाँ। और उससे ज्यादा तो उसके बाद जब परिणाम आता है उसका और ज्यादा महत्व है। वो असली परीक्षा तो वही होती है ना, कि परिणाम का जो इंतजार होता है और जब आ जाता है तब क्या होता है, और जब तक आप इंतजार करते हैं तब तक दिल की धड़कनें क्या कहती हैं, इस सब बारे में हमारे साथी बताएंगे ना। वो दिन याद करो, याद करके। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई बताइएगा कि वो दिन याद करो में परीक्षा का परिणाम। परीक्षाएं वैसे बहुत तरीके की होती हैं। हाँ, कई तरह की परीक्षाएं होती हैं और उन सभी परीक्षाओं के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। उन परिणामों का हम पर क्या असर होता है ये हमारे साथी बता सकते हैं। और इंतजार का क्या असर होता है। और एक बड़ा मजेदार जो मामला है, अलग अलग समय में अलग अलग तरह से परिणाम निकलने लगे। बहुत पहले अखबार में निकलता था और उस अखबार की प्रतीक्षा होती थी। कभी कभी रात को वो निकलता था, कभी कभी कहीं बीच में लूट लिया जाता था वो। तो कुछ इस तरीके की भी बातें होती थी। तो वाकया तो बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस जो है, यानी जो खदान में लोग काम करते हैं, उनके लिए ये दिवस है। बिल्कुल। और हर वर्ष 4 मई को ये दिवस मनाया जाता है ताकि खदानों में काम करने वाले खनिकों को उनके कठिन परिश्रम के लिए याद किया जाए, क्योंकि कोयला एक समय में ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और हमारा देश कोयला भंडार की उपस्थिति में विश्व में 5वें स्थान पर है। तो कोयला जो खनन है ये कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तब उसके बाद से ही कोयला खनन का कार्य देश में शुरू हो गया। और जब भाप से रेल का इंजन चलने लगा, उसके बाद तो कोयले खनन कार्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कोयले की खपत भी ज्यादा होने लगी, बहुत ज्यादा हो गई। और वैसे हमारे साथी ने बताया कि कोयला जो है उथल पुथल के दौरान पृथ्वी में दबे वृक्षों के अपरूप है। ये बात सही है। और फलस्वरूप ये धरती के नीचे खदानों में पाए जाते हैं, ऊर्जा के स्रोत है। फलतः इनकी मांग प्रायः हर क्षेत्र में ही अधिक है। श्रमिक उन खदानों से इसे निकालते हैं। कोयलरी खदान बहुत ही प्रसिद्ध है और इन खदानों के समीप इनकी बड़ी संख्या में बस्तियां हैं। इनके श्रम को और कार्य की श्रेणी को देखते हुए इनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। खदानों में ऑक्सीजन के अभाव में काम करना पड़ता है। कभी कभी तो खदानें धंस जाती हैं, पानी भर जाता है और कितने ही श्रमिक जो है वो मारे जाते हैं। सावधानी और सुरक्षा यहाँ अपेक्षित है। तो बिल्कुल सही है। इसीलिए तो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है ना इनके सब चीज को देखा गया जी। और कोयला खनिकों के अथक परिश्रम में देश को विकास पथ पे पहुंचाया औद्योगिक क्रांति के दौरान पर। और इन अपरिचित नायकों के नाम को ही आज के दिन हम याद करते हैं, जो कि बेनाम नायक हैं, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। इतने सारे व्यक्ति उस काम में लगे हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं, क्योंकि ज्यादातर उनका काम एक तो जोखिम से भरा होता है, जैसा हमारे साथी ने कहा, और पल पल कई खतरे होते हैं उनके सामने। ये घबराते नहीं है, खानों को खोदते रहते हैं, सुरंग बनाते हैं, कोयला निकालने के लिए गहरी खुदाई करते जाते हैं और इसमें ही इनका जीवन बीतता जाता है। और ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे नायक हैं जो उन गहरी अंधेरी खाइयों में रहते हैं और लोगों तक उजाला पहुंचाते हैं। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी में ये जो है खदानों का बहुत बड़ा रोल है। से हमारे साथी लिख रही हैं कि कोल इंडस्ट्री में भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने माइनिंग इंडस्ट्री पर और ज़्यादा फोकस किया। वर्तमान में भारत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, बहुत सारे इन्होंने नाम लिखे हैं, जस्ता आदि जैसी धातु जो है भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और भारत की इकोनॉमी में योगदान दिया है। तो जाहिर है कि
हम तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं ना कि ये ईंधन का स्रोत है जी। लेकिन बाकी जो चीजें इससे जुड़ी हुई हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके काम को हम लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया, हम लोग को पता भी नहीं कि ये किस तरह से निकलता है। ठीक है निकलता है, लेकिन उस इंसान की जान कितने जोखिम में रहती है। हाँ। ये दिवस मनाने की वजह से हमारे बहुत सारे साथियों को इसकी जानकारी मिलेगी और मिलनी चाहिए। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज जानकारी हासिल करें, करते रहें इस बारे में, है ना। बिल्कुल। और अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ मुख्यतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और देश के कुछ मध्य और दक्षिणी हिस्से प्रमुख कोयला आपूर्ति करता है। तो यहाँ कोयले की खानें ज्यादा हैं और वहाँ जो खनिक हैं वो काम करते हैं बहुत ज्यादा। और जाहिर है कि जब खनिक जहाँ काम करते हैं वहीं उनकी बस्ती बनाई जाती है ताकि उनको आने जाने में बहुत समय ना लगे। तो बस्ती भी आसपास रहती है। कभी कभी तो जो परिवार के लोग हैं उनकी भी जान जोखिम में आ जाती है, जैसे धंस जाती है पूरी माइंस। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। तो लेकिन काम तो करते हैं। तो ऐसे सैनिकों को हम सलाम करते हैं, ये भी सैनिक है खनिक को। तो राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस की सभी को बधाई। तो आ तो चुके ही हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हम सभी। तो आइए चलते हैं अगले विषय की ओर हम सभी। लेकिन आग को कभी मत कहिएगा आइए। हाँ, आग को हमेशा कहिएगा जाइए। बस जब खाना बनाना हो, जब हमारे नियंत्रण में हो, तब तक सही है। तब तो हम उनको क्या कहते हैं, पूजते ही हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह अंगीठी हो चाहे जिस पर खाना बनाते हैं उनको बाकायदा नतमस्तक होते हैं और सच में लगाना भी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हमें भोजन मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और चीज है अग्नि। और अग्नि तो भाई हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि पूजा भी जाता है और इसीलिए पूजा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और अगर कहा जाए बुआ जी तो आग मानव सभ्यता की बड़ी खोज के रूप में सामने आती है। जब मनुष्य ने आग बनाना सीखा, जलाना सीखा, तो उसके बाद कई विकास उसके हुए और बाद में विकराल रूप में भी उसके सामने आई जब उसे घुटने टेकने पड़े। और उसके बाद इसने आग पर नियंत्रण करना सीखा और ये भी मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही। बिल्कुल रही है, क्योंकि आग की खासियत है कि निर्माण के साथ साथ विनाश भी कर सकती है और करती भी है। बहुत बड़े हादसे जो हैं वो सबकी ज़बां पर हैं भी। अब भी हम कई बार आग के विकराल रूप को देखते हैं, घबराते हैं, तो सीधे बुलाते हैं उन नायकों को जो इस पर काबू पाना जानते हैं। और इसके लिए जिन्हें कि यानी कि अग्निशामक की हम बात कर रहे हैं, इनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से करना है, आग बुझानी है और लोग जो फंसे हैं उन्हें कैसे निकालना है। ये सब चीजें बहुत अनोखी हैं। बिल्कुल। और हर साल मनाया जाता है 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। अग्निशामक ऐसे हीरो होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए सामने आते हैं। फिर वो मनुष्य हो सकते हैं, वन्य जीव हो या पर्यावरण हो, इन सभी को सुरक्षित करने का प्रयास करने वाले इन फायर फाइटर्स को उनके इन प्रयासों के लिए सराहने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। साल 1999 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित लिंटन की झाड़ियों में आग लग गई थी और उसे बुझाने के लिए अग्निशमन दल के 5 सदस्य गए थे। विपरीत दिशा में हवा चलने से आग में झुलसने से सभी अपनी जान गंवा बैठे। उनकी बलिदान के ये सम्मान में ही ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। बिल्कुल। और एक ये भी कहा जाता है कि संत फ्लोरीन की मृत्यु उस दिन हुई थी, जो कि एक फाइटर भी थे। तो ये कहा जाता है कि उनके गांव में जब आग लगी थी तो 1 बाल्टी पानी से उन्होंने उस पूरी आग को बुझा दिया था और उसके बाद यूरोप में ये दिन मनाया जाने लगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और देखो ये दिवस जो है ना, इसके लिए हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि आपदा में फायर फाइटर्स के बलिदान के रूप में अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इनके बलिदान और बहादुरी के कारण लोग और पर्यावरण सुरक्षित है। आग की तेज लपटों की बिना परवाह किए, बिना ये लोग औरों के उजड़ते आशियाने को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। अपने फर्ज को निभाने के लिए एक फोन कॉल पर धधकती आग को शांत करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। फायर फाइटर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं। वो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वो दिमाग और शरीर से तंदुरुस्त होते हैं। और अब तो फायर फाइटर्स में हमारी बहनें भी शामिल हैं। पहले सिर्फ पुरुष इसमें रहते थे, पर अब बहनें भी शामिल हैं। हमारे एक साथी कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। यद्यपि विद्युत के शॉर्ट सर्किट से कभी भी किसी भी समय आग लग सकती है। इसके लिए ही फायर ब्रिगेड की स्थापना हुई है। ये शहर और देहात के क्षेत्रों में तो सेवा प्रदान करते ही हैं, लेकिन दावानल को भी ये ही शांत करते हैं।
दक्षिण भारत के जंगलों में लगने वाली आग में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जंगलों की आग इतनी जल्दी नहीं बुझती है। ऐसे ही लोगों के लिए आज का अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। जी, और इस दिवस के प्रतीक जो है ना नेहा बिटिया, 2 रंग के फीते हैं। एक तो लाल जो आग का प्रतीक है जी। और दूसरा नीला, बताओ किस चीज का प्रतीक हो सकता है? पानी का। और ये इस तरीके से ये प्रतीक है इसके। और इस दिन यूरोप में 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं। उसके बाद अग्निशामकों के लिए 1 मिनट का मौन रखा जाता है और उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। और अग्निशामकों की बात जैसे हम कह रहे हैं कि वो जहाँ भी आग लगती है वहां जाते हैं और बुझाते हैं, लेकिन और भी बहुत से काम वो करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मांझे में फंस जाती है, चिड़िया फंस जाती है, उसके पैर वगैरह ऊपर कहीं, हाँ, तो फिर वो आते हैं उनके बुलाने से, और फिर वो अपनी लंबी सी सीढ़ी लगाकर ऊपर जाकर बहुत ही ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली कोई आया है, फिर उसके बाद बहुत ही नाजुक तरीके से बहुत प्यार से उनका पंख छुड़ाते हैं, उनके पैर छुड़ाते हैं और उसके बाद उनको आजाद करते हैं। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनको पूरा जीवन देते हैं। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग लगने पर ही आते हैं, बल्कि जैसे कहीं बच्चा कोई फंस जाए किसी टेरेस पर या किसी छज्जे पर गिर गए, ऐसा निकल नहीं सकते, या जैसे बोरवेल वाली घटनाएं बहुत होती रही हैं, तो इन सब जगहों पर अग्निशमक ही जाते हैं। यानी ये सैनिक जाते हैं, ये नायक जाते हैं और जान जोखिम में अपनी डालते हैं और इन्हें बचाते हैं। तो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। तो भाई हमारे एक साथी जैसे लोग कहते हैं ना कि हम उन्हें धन्यवाद देते हैं विश्व स्तर पर, तो हम सब भी उन्हें धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो बुआ जी, छोटा सा संसार तो है, लेकिन एक बड़ा संसार भी है जिसमें घूमने जा सकते हैं हम। आप घूमने की बातें क्यों नहीं कर रही हैं, बताइए हमें। हमें मालूम था तुम जाओगी जरूर, मानोगी तो है नहीं, तो बात करने से कोई फायदा है? चलो बस सीधे सीधे। आज हम लोग बात कर रहे थे ना, तुम्ही ने कहा नहीं सरहिंद जाएंगे। सरहिंद एक जगह है ना, चलो पंजाब का शहर है, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा अलग इसका महत्व है, समझी ना। और ये जो है ना सिख समुदाय के लोग जो है यहाँ, उनके लिए तो धार्मिक महत्व है, लेकिन इसमें बहुत जो कह सकते हैं इसका इतिहास बहुत समृद्ध है और बहुत सारे ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो इसके महत्व को बढ़ाती हैं। और ये शहर पंजाब के लुधियाना और अंबाला के बीच में है और इसे गुरुमारी भी कहा जाता है। सरहिंद के नाम पर लोगों का ये कहना है कि सरहिंद का नाम सर ए हिंद से आया है, जिसका अर्थ होता है सीमांत। और इसका कारण है कि इसे प्राचीन समय में हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता रहा था, और कई जब आक्रमणकारी जो आते थे वो यहाँ से कई बार प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि दरवाजा हो गया ना ये तरीके से। और यहाँ कई किले हैं, संग्रहालय है, गुरुद्वारे हैं और उद्यान भी हैं, सभी का ऐतिहासिक महत्व है। क्या बात है। अब पहुंचने की अगर हम बात करें पहले, तो देश के हर कोने से ट्रेन या कोई साधन तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली जंक्शन से यहाँ कई ट्रेन आती हैं। इसके अलावा अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जो है लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बस 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सड़क मार्ग से अगर आना है तो अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली से बसें भी मिल जाती हैं, और अपनी गाड़ी से आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। और सरहिंद के अंदर घूमने के लिए आपको स्थानीय परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शहर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दर्शनीय स्थल शहर के बाहर भी स्थित है, इसलिए आपको वहाँ के परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और सर्दियाँ, जो मौसम होता है सर्दियों का, वहाँ उस समय यहाँ जाना बहुत अच्छा माना जाता है। सभी जगह अच्छा रहता है, हमें लगता है ना, सर्दियाँ तो अच्छी ही होती हैं। और अच्छा एक बात और है, क्योंकि यहाँ बहादुरी के किस्से हैं, तो आपको थोड़ा गर्मजोशी तो आई जाएगी, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी जब आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सालों पहले आक्रमणकारियों के हमलों से देश की रक्षा करने के लिए यहाँ के नौजवानों ने अपना खून बहाया है। इन्हीं किस्सों की गवाही देता यहाँ स्थित आम खास बाग है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस स्थान का रखरखाव करता है। सरहिंद के वीरों की कहानी जो है ना, लाइट और साउंड शो की मदद से बयां की जाती है। कई बड़े स्मारक भी हैं यहाँ पर। और गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिख समुदाय का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों की बहादुरी को याद करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बहुत शांत और शांतिपूर्ण माहौल अगर आपको चाहिए तो इस जगह आपको जाना चाहिए। वो आप बहुत ही मन अच्छा शांत रहता है। जी, और आगे भी आप जा सकते हैं वहां से घूमने 6 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। संत फतेहगढ़ साहिब शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये संत नामदेव का मंदिर। यहाँ बसंत पंचमी के मौके पर पता है 3 दिन का मेला लगता है।
और यूं तो जैसे सभी जानते हैं कि नामदेव यूं तो हमारे मतलब महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 भजन शामिल किए गए हैं। और तो जाहिर है कि वहां पर भी मान्यता है, और वैसे भी संत जो है घूमते रहते हैं तो अलग अलग जगह पर उन्हें लोग याद करते हैं, और भाई जाहिर है यहाँ मेला लग जाता है। देवी चक्रेश्वरी देवी का जैन मंदिर भी लोगों को आकर्षित करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में मक्का कहा जाता है। इसके नाम से मशहूर शेख अहमद फारूकी सरहिंदी की दरगाह भी यहाँ है। यहाँ कई तीर्थयात्री भी हर साल आते हैं। इसके पास स्थित है उस्ताद दी मज़ार, जिसे वास्तुकला की दृष्टि से बेहतरीन माना जाता है। वहीं शाहगीर दी मज़ार और साधना कसाई की मस्जिद भी खासी लोकप्रिय है। कहते हैं कि जो साधना जिनकी बात हम कर रहे हैं, हाँ। आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानती हैं, आपने कहा था बताऊंगी मैं। अरे देखो ना जी, भगत साधना है, इन्हें जैसे साधना कसाई जैसे कह रहे हैं ना कि हाँ। ये एक प्रसिद्ध मुस्लिम कवि, रहस्यवादी और संत थे। और सरहिंदी ईंटों के प्रयोग से बनी इस मस्जिद की संरचना वास्तुकला का बेजोड़ नमूना कही जाती है। भगत साधना का लिखा एक शब्द जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। तो देखिए बुआ जी, इतने सारे धार्मिक स्थलों की हमने यात्रा कर ली है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ घूमने की। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसे गाड़ी में सफर करते करते सभी धार्मिक स्थलों की तो हमने कर ली है यात्रा पूरी। तो जब तुम साइकिल चलाओ चाहे स्कूटर चलाओ, तब तो बिल्कुल ये धीरे धीरे वाला जो है ना वो शब्द ही गायब हो जाता है। हाँ, और अब बड़े मजे से बता रही हैं, गाल पर हाथ रख के धीरे धीरे चलाओ। सबकी गति ऐसी होती है ना बुआ जी की, जिसकी गति में कौन सा धीरे है ऐसा। मतलब वो वाला धीरे है कितने पर, 60 किलोमीटर पर आवर वाला में कि 40 वाला? यही सब अलग अलग फॉर्मूले लगाते तभी परिणाम आते कुछ अलग अलग। और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। परिणाम पर बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जो जगह बची है वो तो बताओ। बिल्कुल। और अगर सबको लग रहा है कि सरहिंद में सिर्फ धार्मिक स्थल ही है घूमने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने अभी तक तो धार्मिक स्थल की पहले धार्मिक स्थल सब चले गए हैं, उसके बाद जाएंगे ऐतिहासिक स्मारकों की ओर घूमने के लिए। जैसे कि 17वीं शताब्दी में बनी हवेली टोडरमल यहाँ है, और ये हवेली गुरुद्वारा फतेहगढ़ के परिसर में ही है, और इसे कहा जाता है जहाज महल या जहाज हवेली भी इसका नाम है। और इसकी संरचना कुछ इस तरह की है। तो पुरातात्विक महत्व की अगर बात करें तो भाई सोचो, हड़प्पा सभ्यता के समय का भी यहाँ पर जो है स्थान है। इसे संघोल भी है यहाँ पर। इसे उछा पिंड कहा जाता है क्योंकि ये 200 किलोमीटर के विशाल टीले के ऊपर है। संघोल गांव का जिक्र 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है, और संघोल में अवशेष और सिक्के खुदाई में मिले हैं। यहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है जहाँ और भी चीजें आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और सरहिंद अगर हम गए हैं तो यहाँ सबसे मशहूर जगह एक है जहाँ जाना हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या? वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। हाँ। भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो। 70 के दशक में से बनाया गया और अब 5 दशक का ये हो चुका है। प्रमुख पर्यटन स्थल इसे माना जाता है। और ये रेस्टोरेंट जो है गोविंदगढ़ और सरहिंद के बीच बहने वाली भाखड़ा मेन लाइन नहर के पानी पर बनाया गया है। यहाँ तक एक अच्छी सड़क से पहुंचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रात भर रुकने की व्यवस्था है, तो भाई यहाँ रुके। यहाँ के भोजन, स्वाद और आराम की तारीफें जो है रहने के बाद ही करिएगा, आपको जैसा लगे वैसा, है ना। बिल्कुल। और बुआ जी, चलता फिरता होटल घर बन जाता है जब परीक्षा के परिणाम अच्छे आते हैं। हाँ, तो अच्छे मिठाइयाँ मिलती हैं, नहीं तो पिटाइयाँ मिलती हैं। देखो, वैसे तो सभी को हर वर्ष परीक्षा परिणाम आने के बाद खुशी होती ही है, लेकिन हमारे साथी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी 12वीं परीक्षा के परिणाम के आने पर हुई थी, क्योंकि अगला कदम कॉलेज में प्रवेश का था। हाँ। जो कि हम सब के लाइफ में नए अनुभवों से जुड़ा एक अलग ही दौर होता है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि वो दिन याद करता हूँ जब परीक्षा का परिणाम आया था। वो साल था 1968। तब आज की तरह परिणाम की ना हमें कोई चिंता थी, ना हमारे माता पिता को होती थी। पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो पिताजी अपनी कारपेंटरी के धंधे में लगा देते। अच्छा। लेकिन उस समय की मैट्रिक मतलब 11वीं की परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुआ था। उस समय आज की तरह परसेंटाइल रैंक नहीं होता था। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा के साथ साथ उनके माता पिता की पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी हो जाती है। हाँ, यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, बड़ा मजेदार है ये परसेंटाइल वाला। बड़े मजे से पता चलेगा आपको। अच्छा, 85% है, परसेंटाइल देखेंगे ना तो 92% है। अरे भाई, कितना मतलब बारीकी से हर चीज को देखा जाता है। हम लोग के समय में तो ऐसे कहा जाता है 1 डंडी के 2 डंडा। मतलब फर्स्ट क्लास तो एक। हाँ। 2 मतलब पैदल वाला मामला है। तो बोले अच्छा नहीं, 2 नहीं 1 है। अलग अलग तो संकेत बने। डंडी कितनी आई? तो 2 आई कि 1 आई, तो बस ऐसे पता चल जाता था।
तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे साथियों ने जो अपनी बातें लिखकर भेजी है वो वाकई बड़ी मज़ेदार है। ऐसे ही लिखा है कि परीक्षा कैसा भी हो, परिणाम के लिए दिल तो धड़कता ही है। बेटे का 10वीं बोर्ड परीक्षा निकलने वाला था। 24 घंटे से हम बड़े तनाव में थे। कितना भी बोलचाल हंसी मजाक चल रहा था, पर बेटा का मन डूबा डूबा था। अब तो वो कंप्यूटर का ज़माना है और वेबसाइट पर आने वाला था। रात के 1 बजे लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने उठाया। उधर से बेटा का दोस्त बोल रहा था। जब उसने उसका रिजल्ट बताया तो पहले तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकी कि मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ बना रहा है। बेटा बहुत अच्छे नंबरों में पास किया था और मैथ में उसके 100 में 100 आया था। बेटा रिजल्ट सुनकर बहुत खुश हो गया, पर मैं अनमनी सी बनी रही। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। जब स्कूल की बोर्ड पर सुबह लगा, उसके शिक्षक ने कंफर्म किया, तब जाकर जान में जान आई। तो भाई ये है। भी बच्चों के दोस्तों पर उतना भरोसा नहीं किया जाता है। ये क्यों पता नहीं किया ऐसा है। इस मामले में कहेंगे ना कि आखिर लड़के तो लड़के ही हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि वो दिन बखूबी याद है जब हमारा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आया था साल 2001 में। उस समय अखबार ही सहारा था। परिणाम के एक दिन बाद पता चलता था। हाँ, तो बात चली है परिणाम की। 2-4 महीने पहले ही ग्राम देवता को लंगोट बांधने की मन्नत मांग चुका था मलंग बाबा को, और जब परिणाम आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मन्नत भी बहुत उस वक्त परीक्षा के सारी मन्नत याद आ जाती है। हाँ, मन्नत भी याद आ जाती है, सारे भगवानों के नाम याद आ जाते हैं, सब कुछ याद आ जाता है। 1.25 किलो, 1.25 रुपए का प्रसाद, फिर एक नारियल, फिर ये वो सब आ जाता है। अच्छा, फिर और बड़ा मजेदार है, जितनी डर जैसा रहता है बढ़ता रहता है, फिर जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसका दाम कम होने लगता है ना। 100 रुपए से शुरू होगा, धीरे धीरे नहीं 100 रुपए से शुरू होगा, फिर कहेंगे अच्छा नहीं ठीक है, ऐसा करेंगे 51 रुपए का कर देंगे। या अगर ऐसा हुआ कि मतलब 1 महीने तक हम जाएंगे दर्शन करने, फिर कहेंगे नहीं 1 हफ्ते, फिर या हर रविवार कर देंगे। कुछ इस तरीके से तो उसमें ना मोल भाव होता रहता है। परिणाम जब आने वाले रहते हैं तो इतनी मन्नतें मांग ली जाती हैं उठ के, तो उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि हाँ बस, और परिणाम आते साथ ही सब भूल भी जाते हैं। बाद में कोई याद दिलाता है तो याद आती है, तब याद आता है अरे ये तो रह ही गया। वैसे एक बात और है कि हमारे साथियों ने अधिकतर अपने बच्चों का ही ज्यादा साझा किया है, खुद का भी बता सकते हैं ये लोग। वैसे इन्होंने भी लिखा है कि परीक्षा का परिणाम आने वाला है मेरे बेटे का 12वीं का। आजकल बच्चों का परिणाम अपना परिणाम होता है, मन में यही आ रहा है पता नहीं कैसा परिणाम आएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, निश्चिंत रहिए, जो आएगा उसे स्वीकार कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, है ना। बिल्कुल। और कई बार परिणाम आते हैं तो लोगों के मन में क्या आता है ये बताते हैं आपको, ऐसा है ना। हाँ, ये भी आता है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें सोची जाती हैं जब परिणाम आता है तब। हाँ, मतलब 12वीं की परीक्षा का परिणाम है और चेहरे पर भी 12 बज जाता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, जब पढ़ते हैं तब नहीं सोचते हैं जरा भी। नहीं, जब पढ़ते हैं तब तो पूरा सोचा जाता है बुआ जी, और फिर जब लिखते हैं तब सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ते समय तो इतनी खुरापात करती हो तुम भी खास तौर से, और बहुत सारे हमारे साथी, हमें मालूम है। तो मन भी इधर उधर लगता है ना, उस वक्त ज्यादा मन घूमता है, सब जगह जाता है वो। यही तो हम कह रहे हैं ना कि सबको देखना होता है, कौन आया घर में, कौन सी फिल्म आ रही है टीवी में। और उसी दौरान ऐसा हमेशा होता है ना, जब भी भूख बहुत लगती है, और जब भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते बच्चे, परीक्षा रहती है, उस वक्त फिल्मों ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं टीवी में, तो बच्चे बेचारे कैसे पढ़ाई करें। बेचारे बच्चे। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा मतलब दिया है, लिखा बहुत अच्छा है, कॉपी में सब कुछ लिखा है। या तो देखो दोष देते हैं, एक तो ये कि पता नहीं, हमें लगता है कि टीचर को समझ में ही नहीं आया, या कहेंगे कि मैथ्स की टीचर जिन्होंने ये हमारी कॉपी जांची है वो किसी और विषय के रहे होंगे, उन्होंने गलती से पहुंच गई ये कॉपी। मतलब सब बहाने होते हैं। उसके पहले तो पेपर अगर मनपसंद नहीं आया, पढ़ा हुआ नहीं आया, मतलब मनपसंद से मतलब ये, तो कहेंगे नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं गया था हम लोगों को, पता नहीं कैसे बना दिया पेपर। वो तो हर पेपर के साथ ऐसा होता ही, जो नहीं पढ़ाया होता वही आता है। तो वैसे हमें तो यही लगता है कि बच्चों से ये पूछना चाहिए ही नहीं कि पेपर कैसा हुआ, जैसे नंबर आया तो समझ लो कि ऐसे ही पेपर हुआ था। ऐसा भी हमारे साथी तो कहती हैं कि वो दिन याद करो, पापा की पोस्टिंग की वजह से मैं उन दिनों इटावा में रहता था। मुझे आज भी वो रोमांचक पल याद है जब मेरे हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आया था। मजेदार बात ये रही कि हम लोग अपनी बुआ के यहाँ से सपरिवार उसी दिन कालका मेल से इटावा वापस लौटे थे। अच्छा। और उसी ट्रेन यानी कालका मेल से ही परीक्षा फल वाला अखबार भी आया था। अरे बाबा। यानी रिजल्ट के साथ ही लौटे। क्या बात है। ट्रेन से उतरते ही भीड़ में घुसकर जल्दी से अखबार खरीदा और घर आकर सबसे पहले अखबार में परिणाम देखा। उत्तीर्ण होने की वो खुशी आज भी तरोताजा है। क्या बात है। तो भाई ऐसे ही खुशी मिलती रहे आप लोगों को, यही कामना करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो अखबार में निकलता था ना, बड़ा मजेदार होता था।
तुम लोग को नहीं अंदाज है ना। और कितना सारा लिखा होता था ना, बहुत सारा। वो नंबर ढूंढते ढूंढते ऐसे सोचिए इतने नंबर निकालना भी अपने आप में एक परीक्षा नहीं, तो जमीन पे लेके ऐसे पूरा फैला के बैठ जाते थे सब लोग, कुड़ू बैठ जाते थे और सारे लोग उसको घेर लेते थे। और जिसका रोल नंबर होता वो ढूंढता रहता था। हालांकि अल्फा जो कहना चाहिए क्रम में रहता था। हाँ। तो मुश्किल इतना नहीं होता था, लेकिन वो लगता था कि एक लाइन है कि 2 लाइन है कि नहीं है, तब तो फिर तो सांस वहीं रुक जाती थी। फिर तो और खोजा जाता है, बहुत सारे नंबर देख लगता नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा यहाँ से मुड़ा था, हो सकता है यहाँ पे न दिख रहा। बहुत सारी चीजें होती थी, मतलब अलग रोमांच था वैसे अखबार में निकलने का। और जैसे हमने बताया ना कि कभी कहीं ऐसे ही जैसे इनको तो मिल गया। हाँ? अक्सर जिसके पास अखबार होता था वो अपने आप को बिल्कुल बादशाह समझता था कि अब तो सब लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। सब लोग पीछे पीछे दौड़ते भी थे। हाँ। क्योंकि परीक्षा परिणाम पता करना होता था। तो खैर परीक्षा के बाद परिणाम का डर सभी के दिलों में घर कर जाता है, हमारे साथी बता रहे हैं। डर समाप्त उस दिन होता है जिस दिन परीक्षा परिणाम आता है। परिणाम की घोषणा से पहले ही बच्चों से ज्यादा अभिभावकों को डर सताता है। क्या होगा परीक्षा का फल, ये ख्याल जब आता है मन में एक भय सा रहता है। मैं पढ़ाई में तेज थी, पेपर खत्म होते ही मार्क्स का अंदाजा लगा लेती थी और प्रतिशत का भी अंदाजा लगा लेती थी। फिर भी परिणाम के दिन जो है घबराहट तो होती ही थी। इन्होंने नहीं बताया कि जो अंदाजा लगाते थे वो हमेशा सही होता था। हाँ, तो ये तो लग यही रहा है कि इनका आत्मविश्वास ऐसे ही लग रहा है हमको, क्योंकि फिर ऐसे कोई ना कोई होना चाहिए जो बता दे, लेकिन फिर उसके लिए हमें खुद ही पता करना। नहीं तो ये अपना बताएंगे, तुम्हारा थोड़ी बता देंगे। ये तो है, तुम तो कुछ उसके लिए तो भविष्य वक्ता बुलाना पड़ेगा, जो वो मिट्टू होता है वो कुछ लेके आता है ऐसे ही, जो बाद में परिणाम जो आते हैं वो कुछ अलग ही आते हैं। उससे बस ऐसे ऐसे गर्दन हिलाएगा, पूछोगे मई का महीना, तो कहेगा हाँ क्योंकि मई का महीना चल रहा है। हाँ, बस वो सवाल ही वैसे पूछे जाते हैं जिसके जवाब उसको पता हो। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं किया वाला होता है, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं किया जाता परीक्षा के दौरान वही सवाल पूछे जाएं जो हमें आते हूँ। हाँ, ये बात सोचा जा सकता है, ये बात सही है। तो सबके लिए फिर अलग अलग प्रश्न पत्र बनाने में सबके लिए ये लो, नेहा बिटिया के लिए ये खास, राजुल बिटिया के लिए खास। अच्छा तुम लोग ये पढ़ के आइए, लो मंजू बिटिया तुम्हारे लिए ये खास, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, नेहा को मत दे देना। तो बुआ जी आप बताइए, परीक्षा के परिणाम से जुड़ा कोई आपके पास भी तो वाकया होगा? देखो वाकया ऐसा होता है ना कि हम लोग के समय हमने बताया ना कि अखबार में निकलता था, फिर कभी प्रथम जैसे आ गए तो बड़ी खुशी। कभी कभी क्या होता था कि 2 बहनें हैं तो माँ को बड़ी खुशी ये है कि अच्छा बड़ी वाली जो है वो मतलब उसका रिजल्ट निकला नहीं निकला परवाह ही नहीं है, छोटी वाली से बड़ा प्यार है, उसका 10वीं की परीक्षा परिणाम निकला, हमारे पड़ोस में रहती थी, अब वो निकल गया, वो फर्स्ट डिवीजन पास। और बड़ी वाली का जो था अखबार में था ही नहीं रिजल्ट, और बड़ी वाली रोती रही, लेकिन उनके मम्मी पापा को किसी को फर्क नहीं था, क्योंकि पहली बार छोटी बिटिया का घर में प्रथम आया था। हालांकि ये ऐसे प्रथम जो है ना मत सोचो, क्योंकि हम लोग के समय में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी बात होती थी, आज के 95-99% जैसे ही माना जाता था जी। हाँ, तो बहुत मतलब हंगामा, सब लोग बड़े खुश। और बेचारी छत पे जाके रो रही हैं, अकेले बैठी हुई, रोए जा रही हैं। वो बाद में बताया उन्होंने 8-10 दिन बाद हम लोगों को, बताओ जरा सा, अम्मा को चिंता ही नहीं थी, और हमें दुख फेल होने से ज्यादा तो इस बात का था कि अम्मा घर में कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि उनका सितार विषय था, यानी जब प्रैक्टिकल का होता है वो स्कूल वाले भेजते हैं, वो जाने में विलम्ब हो गया था, तो ऐसे बोर्ड की परीक्षाएं जो होती थी वहां उनको नंबर नहीं मिला था। तो फिर जब आया परिणाम तो उनका भी प्रथम था, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। तो इस तरीके के वाकये होते हैं। फिर भी एक परिणाम उन्हें पता चल गया। और उसके बाद मजेदार वही कि घर में सब लोग को, मतलब उससे ज्यादा दुख उन्हें इसी बात का था कि किसी को परवाह नहीं है हमारी। ये बात नहीं भाई, अच्छा सब तब ध्यान गया, अच्छा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ऐसा भी होता है, हम लोग के समय में ऐसे ही होता था, जैसे बताया ना, गायब हो गया, अखबार आ नहीं रहा है, फिर फोन तो इतना नहीं था, कोई आके बताता अरे सुनो फला जगह जो है ना आ रहा था, ऐसे गायब हो गया अखबार। तो कभी कभी रात को 9 बजे कोई लेकर आए कॉलोनी में, तो फिर किसी तरह से वो लोग ले के आते थे, लड़के वड़के जो साथ के रहते थे। हाँ। फिर तो जब अगर किसी का, जैसे तुम्हारा अगर फर्स्ट डिवीजन आ गया और उन लोगों का 3rd डिवीजन है जी, अब उनकी मम्मी से कहा जाएगा, आंटी जी कुछ पिलाइए शरबत वरबत, आपकी बिटिया का फर्स्ट डिवीजन आया है। तो एक तरीके से संजीवनी पर्वत उठा लाते थे। हाँ, पूरा उठा तो लाते, लेकिन मजेदार बात है उन्हें अपने 3rd डिवीजन का कोई दुख नहीं होता था। वो तो हमेशा ऐसा एक चुटकुला कहा जाता है कि वो चलता ही है कि अगर लड़कियां वो 2 नंबर भी कम होने पर इस तरह से रोती रहती हैं, लड़के कहते हैं कि भाई इतने नंबरों में तो 2 लड़के मिला के पास हो जाते हैं, और 2 नंबर तो आया है कम से कम। तो इसलिए इतना दुख नहीं होते उन्हें। वो कहते हैं कि चलो कुछ भी है, पास हो जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई पास हो जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन परीक्षा में बैठना भी महत्वपूर्ण है जी। और जो भी परीक्षा दें या यूं कहें कि जो भी काम करें उसे परीक्षा की तरह मान कर करें, घबराहट में नहीं, बल्कि 100% देने और
100% लेने के उद्देश्य से करें, है ना? बिल्कुल। तो बुआ जी, परीक्षा परिणाम की बात हो रही है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी निकल आई। बातें तो निकल आई, लेकिन जैसे कि प्रतिशत की बात होती है तो हर जो हमारे यहाँ राज्य हैं सबका अपना अपना पैटर्न अलग है। हाँ। और कहीं सिलेबस बहुत मुश्किल है, कहीं बहुत आसान है, लेकिन जब परीक्षा देते हैं तो सबको अपना बहुत कठिन लगता है, ये बात तो है ना। और हमारे वैसे साथी ने लिखा है, परीक्षा तो हम सभी दे रहे हैं, परिणाम आने शेष है, किंतु अवस्थित परिणाम समय समय पर आते रहते हैं। संप्रति परिणाम आने शुरू हो गए हैं, बच्चों का भविष्य बनने वाले हैं और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी आने वाली है, लेकिन इसमें सफलता श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों की विशेष पूछ हुआ करती है। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का तो कहना ही क्या, मगर सभी तो प्रशासनिक सेवा में तो नहीं आ पाते ना। तो ये बात सही है, लेकिन आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद मेहनत करिए, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते याद रखिए, है ना? बिल्कुल। और सभी अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सफलता पाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक ही क्षेत्र में सभी व्यक्ति जा पाए, सबके अपने अपने क्षेत्र निर्धारित होते। कई बार पता भी नहीं होता कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ। हम अपने दोस्तों को देखकर या अपने आसपास परिवार के लोगों को देखकर किसी एक जगह पूरी कोशिश करते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हम दूसरी जगह के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, और फिर हम वहां जाते हैं और हमारा परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीजें हमें तय करनी होती है और कहीं ना कहीं परिवार भी इसमें सहायक होता है और मददगार साबित होता है, क्योंकि सब बच्चे ऐसे नहीं होते जिनका कि सब कुछ जो कहना कि विचार है या विवेक है बहुत स्पष्ट हो। हाँ। वो ले सके ये निर्णय। तो अगर बाई चांस अगर उन्हें एक रास्ते पर जाकर ऐसा लगता है कि नहीं, ये उन्होंने कुछ गलत जगह चुन ली है, उन्हें लगता है कि दूसरी जगह उनकी ज्यादा रुचि है, तो उन्हें वहां जाने दिया जाए ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं। वैसे हमारे जो भी भाई बहन हैं, श्रोता बंधु हैं, सभी बहुत अच्छा करते हैं। सभी के परिणाम जो हैं वो अच्छे आए, सकारात्मक आए, लेकिन एक सोच जो है वो सकारात्मक आप अपनी बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं कार्यक्रम। दीजिए नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को इजाजत स्वीकार कीजिए। नमस्कार।